हेलो। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्वेल्थ क्लास का हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर करके। तो आज पहला टॉपिक हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी एक दो बातें हैं, ये जो ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे पहले बेसिक करवाऊंगा उसका, और जिसने पढ़ रखा हो उसको भी समझ आएगा और जिसने नहीं पढ़ रखा होगा ये उसको भी समझ आएगा, ठीक है। मैंने टेंथ का भी टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि एक टॉपिक पढ़ाया भी था ट्रिग्नोमेट्री, और अब हम ट्वेल्थ का स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्वेल्थ का भी कंप्लीट पढ़ेंगे और टेंथ का भी, ठीक है। तो ये सबको समझ आएगा और पहले हम बेसिक करेंगे। और अब एक और डाउट आएगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूं कि हम एनसीईआरटी और एलिमेंट्स दोनों ही कवर करके चलेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नोट करूंगा इसके ऊपर, जो होमवर्क दूंगा मैं वो करना होगा साथ के साथ। और एक बात का और ध्यान रखें, लास्ट में जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन नोट करूंगा तो पहले उसको खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद पॉज करके फिर खुद से ट्राई कर लें उसे, ठीक है। यानी कि मेरे समझाने के बाद उसे देखें, पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हमारा, और पहला टॉपिक है ये, वो है वेक्टर्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब इसे अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वेक्टर्स, ठीक है। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो आर्ट बैकग्राउंड से, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर, मास, टेम्परेचर, मास, फोर्स, वर्क, इस टाइप से कुछ क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि टेम्परेचर को किस में मापते हैं, जैसे कि मास को किस में मापते हैं, फोर्स को किस में मापते हैं, वर्क को किस में मापते हैं। तो जो इनको मापने की क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे टेम्परेचर को किस में मापते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि अभी किसको किस में मापते हैं। पहले ये ध्यान रखें कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इतनी बात सब समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, और ये वर्ड जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा हूं, ठीक है। फिलहाल इतनी बात समझिए। तो उसके अंदर क्या क्या होती है, टेम्परेचर भी होता है, मास भी होता है, वर्क भी होता है, फोर्स भी होता है, और भी काफी सारी क्वांटिटीज होती हैं। तो बस इतनी बात समझें इससे कि ये क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब यही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और वो दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे करूंगा। और जब भी मैं बोर्ड को रब करूंगा तो मैं बीच में पॉज करके इसको, यानी कि यहाँ पे कट लगा दूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जब आप इसे पढ़ेंगे, तो इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपका टाइम सेव किया जाए, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, मैंने इसके अंदर बताया था कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो पार्ट्स कौन से मैंने बताए हैं, एक है वेक्टर्स, एक कौन सा बताया है, वेक्टर्स, और दूसरा क्या बताया मैंने, स्केलर्स। यानी कि इसको वेक्टर्स और स्केलर्स दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमें समझना होगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स का हम क्यों यूज कर रहे हैं और इनका मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं कि स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर कौन सी क्वांटिटीज आएंगी, स्केलर के अंदर आएंगी टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेट, मास, ये कुछ इस टाइप की क्वांटिटीज हैं जिसको मैं बोल रहा हूं स्केलर क्वांटिटीज। फिर है वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर मैं बता देता हूं तुम्हें कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, वर्क, वेलोसिटी, वर्क और फोर्स, ये कुछ इस टाइप की क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब सबके दिमाग में आएगा कि हम कैसे बता दें कि ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स हैं, और कैसे हम किसी भी क्वांटिटी को देख करके बताएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो इस बात को समझे, जैसे मैं बोल दूं कि टेम्परेचर कितना है, तो बिल्कुल जवाब आएगा 30 है, 35 है, जो भी है। तो स्केलर, जब मैंने बोला टेम्परेचर कितना है, तो एक ही बात में बस बात खत्म, सब समझ जाएंगे कि 30 डिग्री है, 35 डिग्री है,
जैसे मैं बोल दूं वेट कितना है, 20 किलो है, 10 किलो, जितना भी हो, तो उसको एक ही बात में समझ आ रहा है कि वेट कितना है। और मास है, जैसे कि जो मास है उसको भी हम, ये है भार और वो है वजन। वेट का मतलब होता है वजन और मास का मतलब होता है भार। अब देखिए शायद कोई कंफ्यूज हो जाए इसके अंदर कि वेट मास, ये इसको मैं एक को कट कर देता हूं, मास ही रख लो इसके अंदर, बस एक मास रख लो और एक और क्वांटिटी रख लो, इसकी जगह पे क्या रखोगे, लेंथ रख लो, इसकी जगह पे लेंथ रख लो, ठीक है। अब लेंथ में कोई भी लेंथ बोलूंगा कि ये 10 मीटर है, 20 मीटर है, कितने भी मीटर है, जो भी है, लेकिन एक ही बात में बात कंप्लीट हो गई। अब मैं जैसे बोल दूं इसके अंदर वर्क, अब वर्क सबने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैं बोल दूं 5 वर्क, अब वर्क को तो हम न्यूटन में मापते, सबको ही पता होगा ये बात। नहीं पता है तो अब ध्यान रख लें कि वर्क को हम मापते हैं न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूं 5 न्यूटन वर्क, अब 5 न्यूटन वर्क से कहीं ना कहीं एक सेंस कंप्लीट ही नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं फोर्स, फोर्स भी जैसे भी बोल दूं, मैं बोल दूं किसी ऊपर 5 फोर्स लगा दो, ठीक है। अब 5 फोर्स लगा दो, अब जैसे मैंने बताया ना कि इसके ऊपर लगा दो, तो मैंने डायरेक्शन भी दी है इसके अंदर कि इस तरफ लगा दो, यानी कि इसके अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसके अंदर हम सिर्फ एक किसका यूज कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू का यूज कर रहे हैं और उसी से समझ जा रहे हैं कि स्केलर्स क्या होता है। अब स्केलर्स से ही समझ जाओ कि स्केल कर सके, किसी चीज को माप कर सके, ठीक है। अब वेक्टर है, वेक्टर्स के अंदर हमें चीज का ये भी पता हो कि जैसे कि मैं बोल दूं मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे को ये भी पता हो कि डायरेक्शन कौन सी है उसकी। ऐसा नहीं है कि 10 फोर्स लगा दो, अब ये भी तो बताइए कि किस डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाना है, ठीक है। तो अब शायद डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि स्केलर्स वो आइडेंटिटीज हैं जो क्या है, जिनको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं जो स्केलर्स हैं वो सिर्फ एक क्या है, उसको क्या जरूरत होती है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। स्केलर्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब शायद समझ पा रहे होगे कि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसके अंदर क्या होगा फिर, इसके अंदर भाई फिर यानी कि 10 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो 10 तो है ही, न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही, न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो पक्का होगा। फिर अगर मैग्नीट्यूड है तो फिर मैंने बोला था कि उसकी डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जिन क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स, और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोल देते हैं स्केलर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी सबको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कोई भी इसको स्किप करके पहले एक्सरसाइज के ऊपर ना जाएं, नहीं तो ये बड़ी मूर्खता होगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पेशेंस रख के, पूरा बेस है पहले वो कंप्लीट करें, फिर एक्सरसाइज पे जाएं, सीधे ही समझ आ जाएगा सब, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करें अच्छे से और नोट्स अपने साथ की साथ बनाते चले, ठीक है। तो करें एक बार जल्दी नोट। देखिए अब इसके अंदर एक और चीज पढ़नी हमें, वो क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये होता ही क्या है, अब ये समझ लीजिए, अब हम चैप्टर के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब हम वो चीजें सीखते जाएंगे जिन्हें हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो हमने ये समझा था कि इस चैप्टर के अंदर होगा क्या, लेकिन अब हम उन चीजों के अंदर एंटर कर रहे हैं जिनका हमें यूज भी करना पड़ेगा। यानी कि अब यहां से टॉपिक ये स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से समझ लेना इसे। जैसे कि मैंने एक ये कर्व बना दी, एक लाइन खींच दी कोई भी, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये कोई इसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, इसको क्या बोल दोगे, इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोल दोगे, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब पता ही होगा, जहां से शुरुआत होती है उसको दे दिया मैंने इनिशियल पॉइंट ए। तो ए को मान लिया मैंने इनिशियल पॉइंट। अब जहां पे ये एंड होगी, मैंने उसको बोल दिया फाइनल पॉइंट, यानी कि पॉइंट बी। बी को बोल दिया मैंने फाइनल पॉइंट, बी को बना दिया हमने फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। मैंने इस लेंथ को दे दिया कि ये 5 है, इसकी यूनिट भी दे दी मैंने 5 है, ठीक है। अब एक बात और भी है कि जब तक हम ये नहीं देख रहे हैं
इसकी डायरेक्शन किस साइड है, हमें डायरेक्शन भी डिनोट करनी होगी। क्या ये इस साइड से इस साइड है या फिर ये इस साइड से इस साइड है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन के लिए भी एक एरो लगा दी। ठीक है, अब ये ए से बी है, तो अब हम इसको जैसे डिनोट करेंगे जब, तो ए बी को बोल दूंगा मैं 5 है, ए बी की यूनिट कितनी है 5 है। और जब ये ए बी मैं इसको वेक्टर बोल दूंगा, क्या मैंने इसको स्केल कर लिया, तो मैं स्केल भी कर लिया और डायरेक्शन भी आ गई, स्केल भी कर लिया और डायरेक्शन भी आ गई, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज जिसके अंदर होती थी उसको क्या हम क्या बोल देते थे, वेक्टर, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा ए बी वेक्टर। आगे इतनी बात समझ। तो ये क्या है, ए बी वेक्टर, और उसका क्या है, ये 5 यूनिट है। ठीक है, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड भी कर देते हैं, जब हम इसका मैग्नीट्यूड भी कर देते हैं, तब भी इसको 5 ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि अब ये क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमने कर दिया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इतनी बात तो समझ आ गई। ठीक है, तो क्या हम इसको बी से ए भी बोल सकते हैं, क्या हम इसको बी से ए बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम इसको बी से ए नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में सबके आएंगे डाउट, तो मैं साथ के साथ बताते चलूंगा ताकि क्लास करते टाइम कोई डाउट ही ना आए। ठीक है, तो हम इसको बी ए नहीं डिनोट कर सकते। तो अब ये बात समझ गए होगी कि जिस डायरेक्शन में हम इसको देते हैं पॉइंट हमें वैसे ही लेने होते हैं, हम उसके उल्टे पॉइंट लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर के अंदर एंटर करते चले जाओगे तब समझ जाओगे कि ऐसा हम क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब इसको समझ गए होगे सब। तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि वेक्टर्स की टाइप कितनी होती हैं और किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर है नल वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर है वो है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। नल वेक्टर तब बोलते हैं हम, यानी कि नल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा लेकिन समझा दूंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है, और हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि इनकी डेफिनेशन है वो एग्जाम के अंदर भी नहीं पूछी जाती, इनका यूज पूछा जाता है। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब दिमाग में डाउट आया होगा कि ऐसे कैसे होगा, ये तो फिर रट्टा लगाने वाली बात होगी कि मैग्नीट्यूड 0 तो नल वेक्टर। देखिए जब क्या होगा, जब कोई भी एक मान के चलो कोई भी वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो डिनोट कैसे करेंगे हम इसे, अब डिनोट करेंगे इसको ए बी वेक्टर, ये मैंने बता दिया था कैसे डिनोट करते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, 0। ठीक है, जब भी उसका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा तब उसको हम क्या बोल देंगे, नल वेक्टर। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे देखिए, अब उससे नल वेक्टर से आगे है अब यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट करके पढ़ेंगे अब कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। जब मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, यूनिट वेक्टर। कैसे होगा, यानी कि जब भी हम वेक्टर ए निकालेंगे तो उसके वेक्टर ए से उसी के मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देंगे। मैंने पहले भी बताया था, जैसे ए बी वेक्टर है उसको 5 निकाल लिया, उसी का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वो भी सेम ही रहता है। तो ठीक है, तो 5 से 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1। समझ गए होगे अब बात। जब उसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इससे अगले वेक्टर पे। अगला है, देखिए अगला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर का नाम है क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर।
नेक्स्ट वेक्टर पढ़ेंगे हम, वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, मैंने मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसको ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है, दोनों इक्वल वेक्टर मान लिए हमने, ठीक है। इमेजिन करें कि ये दोनों इक्वल है। अब इनकी जब डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम होंगी, इनकी जब डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन होगी, तब हम उसको क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। यानी कि क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड जब भी दिखेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर की हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि जब दो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वेक्टर देखिए, अब नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट का नाम क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले हम यही समझेंगे। तो मैं बोल दूं, इसकी डेफिनेशन को समझिए पहले, क्योंकि इसकी इजी डेफिनेशन है। जब मैं बोल दूं कि टू और मोर वेक्टर्स आर को इनिशियल, टू और मोर वेक्टर आर को इनिशियल if their initial points are point is same। जब उनका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसका मतलब शायद नहीं समझे होगे, तो अब देखिए, जैसे मैं बोल दूं ये एक पॉइंट है, इसी एक पॉइंट से मैंने एक ये वेक्टर निकाल दिया, इसी से ये एक और निकाल दिया, इसी को ये, और यहीं से एक और, यहीं से एक और, तो यानी कि इनका जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये निकले हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन है। तो यानी कि जब भी एक ही पॉइंट से कई हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर्स निकाल सकते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, को इनिशियल वेक्टर्स। यानी कि जब भी वेक्टर्स का ओरिजिन यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम होगा तब वो क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। उम्मीद है कि समझे होंगे, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। का ये एक डाउट आए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट से यहां पे ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या एक ही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यानी कि मैं बोल दूं कि यहां तक चला गया एक यहां तक चला गया, एक यहां तक चला गया, एक यहां तक चला गया, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं एक ही पॉइंट से वेक्टर्स, ठीक है। तो जल्दी फटाक से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। अब लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। अब लाइक वेक्टर्स हम उनको बोलेंगे जिनकी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, लाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो अनलाइक किनको बोल देंगे, भाई समझ ही गए होगे कि जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अनलाइक वेक्टर्स। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि मान के चलिए ये एक वेक्टर डाल दिया मैंने, ये एक डाल दिया, तो दोनों की मैंने क्या कर दी, डायरेक्शन सेम कर दी, ठीक है। दोनों ही क्या है, ये पैरेलल भी है। तो यानी कि एक फिर मैंने ऐसे डाल दिया और फिर एक डाल दिया ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन ये कर दी और इसकी ये कर दी, ठीक है। तो हम इनको क्या बोल देंगे, ये कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे, अनलाइक, और ये वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको अच्छे से समझ आ रहा है और साथ ही साथ नोट भी करते चल रहे होंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट करें फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट समझिए अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसका यूज भी होगा और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये देखिए मैंने एक वेक्टर ये खींच दिया और यहां से एक इस साइड खींच दिया, ठीक है, और दोनों की क्या कर दी मैंने, लेंथ सेम कर दी, ठीक है। दोनों की लेंथ क्या कर दी मैंने, सेम कर दी।
तो यानी कि मैग्नीट्यूड कर दिया सेम, तो सेम मैग्नीट्यूड कर दिया, इतनी बात लिख लें कि मैग्नीट्यूड क्या कर दिया मैंने उनका, सेम कर दिया। तो सेम मैग्नीट्यूड कर दिया लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी, दोनों की डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। अब सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन होगी, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे इसको मान लो ए बी और इसको भी मान लो ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ए बी मान लो तुम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ए बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो इसी की जब हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जब इसी वेक्टर की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि जब भी डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि एक बात समझ में आई कि ए बी वेक्टर को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और जब ये माइनस का बी ए आ जाए, यानी कि ये हमें दिया गया हो, तब हम इसको चेंज करके, यानी कि जब ए से बी कर देते हैं और बी से ए कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं और इसको ये भी लिख सकता हूं, ये दोनों चीज आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर का नेगेटिव निकाल सकते हैं, क्या करके, उसकी डायरेक्शन चेंज करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबके पल्ले पड़े होगी कि क्या उसकी जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उस वेक्टर का क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें, इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझ आया तो बैक जाके दोबारा से सुने इसी को, ठीक है। तो फटाक से करें इसे। नेक्स्ट देखिए, हम इसके अंदर अब बेहद ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब एग्जाम्पल यानी कि जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो अब मैं इसका यूज करूंगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर देखते रहना आंखें फाड़ फाड़ के, ठीक है। तो यहां पे अच्छे से समझ लेना इसको, क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। क्या है ये, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी यहां पे कर लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अब हमें समझना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखिए समझिए इसको अच्छे से, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख, इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, if two sides are represented by vector a and b, by vector a and b, then a and b in same order, कौन से ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, इन सेम ऑर्डर, then their third side will be taken in opposite order, मतलब क्या है कि अगर इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड बी, अगर दो साइड को किससे डिनोट कर दोगे, वेक्टर ए एंड बी, इन सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, देन देयर थर्ड साइड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर के अंदर लेनी होगी। देखिए कैसे समझना है इसको, जैसे मैंने बोल दिया, क्या ऐसे डिनोट कर लो इसको, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी, ठीक है। इसकी एक साइड बना दी मैंने ऐसे वेक्टर ए, ये ले लिया वेक्टर ए, और इनका ऑर्डर सेम रखो, यानी कि ये ऐसे बनाई तो यहां पे ऐसे चलो, ठीक है, ये ले लिया वेक्टर बी। अब बात में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या कि अगर आपने दो ले ली है, टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड बी, कर दी रिप्रेजेंटेड ए एंड बी से, देन देयर थर्ड साइड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि ये सेम ऑर्डर था, ऐसे चले गए, तो ये अगर ऐसे ही चले गए तो ये सेम ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन चलना किसमें है, अपोजिट ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो इसको कैसे लेना होगा, हमेशा अपोजिट ऑर्डर के अंदर।
अगर इतनी बात समझ गए हो तो मेरा विश्वास रखो कि बहुत सारी ये मतलब इतना काम आएगा ना इस चैप्टर के अंदर की हद है जिसकी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि अगर दो साइड्स को सेम ऑर्डर के अंदर लेके चलोगे, दो साइड्स को सेम ऑर्डर में लेके चलोगे, तो थर्ड सेम के अंदर मत ले लेना। थर्ड किसके अंदर लोगे? अपोजिट ऑर्डर के अंदर लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये मस्ट है हमारे लिए कि हमें थर्ड है वो अपोजिट ऑर्डर के अंदर ही लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे इतनी बात। और एक बात का और इसके अंदर ध्यान रखें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? इस थर्ड वेक्टर यानी कि वेक्टर सी के इक्वल। जो इसका थर्ड वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल, उनके मतलब कि सम के इक्वल। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे हम। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो ये ना सोचे कि अभी तक हमने चैप्टर ही स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे तब देखना बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो थोड़े से पेशेंस और रख लो, बिल्कुल 2 मिनट का और काम बाकी है। तो क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी हमें? वेक्टर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए अब। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी दी हुई है क्या? कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या है? वो कम्यूटेटिव होगा। जिसने पहले पढ़ रखा हो ना पढ़ रखा हो कोई मैटर नहीं करता। एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि यानी कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं तो उन्हीं वेक्टर्स को वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। इसी का मतलब क्या है? एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या होगा? एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब भी बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रखा हो और अगर उसके अंदर हम वेक्टर सी जोड़ दें तो उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, सबको ही समझ आ गया होगा देखते ही। नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि वेक्टर ए के अंदर 0 जोड़ दो या फिर 0 के अंदर वेक्टर ए जोड़ दो तो ये किसके इक्वल आएगा? हमेशा वेक्टर ए के इक्वल आएगा। यानी कि जरूरत हमें जब पड़ेगी तब हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर लास्ट वन प्रॉपर्टी है, क्या है वो? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए एक बार। जैसे मैं बोल दूं कोई ए वेक्टर है, क्या है? एक ए वेक्टर दिया है और उसके अंदर उसी का क्या जोड़ दो? इनवर्स जोड़ दो। इनवर्स का मतलब उसी का नेगेटिव या फिर उसी का उल्टा। तो इसके अंदर जब हम जोड़ेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस वेक्टर ए, और वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। अब लास्ट है क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। लास्ट वन क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। कि जब भी हम किसी वेक्टर की क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे? एक स्केलर के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि कोई भी वेक्टर ए दिया गया है और उसको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया m से। ठीक है, अब जब इसी का मैग्नीट्यूड करके लिखोगे तब कैसे लिखोगे? m और उसका वेक्टर a। और जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? m का भी मोड और फिर यानी कि मैग्नीट्यूड और फिर वेक्टर a का भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस इस बात को जरूर ध्यान में रख के चले क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे।
अब बस अगर इतना समझ गए हो तो अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे और जल्दी से नोट करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज मैं एलिमेंट्स की स्टार्ट कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज हो, बिल्कुल बेसिक है, तो उसको खुद से ट्राई कर लें। और जिससे भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या फिर किसी को लग रहा है कि एनसीईआरटी वाली भी करवा दो, तो नीचे कमेंट्स में लिख दें कि एनसीईआरटी भी करवा दीजिए, ठीक है। तो मैं उसके बाद वो एनसीईआरटी भी करवा दूंगा। तो पहले इसको समझ लें। अब एलिमेंट्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो देखिए इसे कैसे करना है। सबके दिमाग में आंसर 1 आ रहा होगा देखते ही, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमें दिया गया है क्या कि एक स्केलर है और उसके इनटू में क्या है, वेक्टर ए है, और वो इक्वल दिया किसके, 1 के, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबको ही पता होगा ये तो, के को अलग करके लिख सकते हैं, वेक्टर ए को अलग करके लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और इसमें से फिर ये मल्टीप्लाई में है तो वहां पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो के किसके इक्वल आएगा, 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, स्केलर के की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी स्केलर की। तो इसके मैग्नीट्यूड हटाओगे तो वहां से तो प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूं कि ये समझ आया होगा कि कैसे करना है। दोबारा बता देता हूं, यहां से अलग करके लिखोगे, ये तो बताया ही था मैंने पहले भी। और फिर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इसका मैग्नीट्यूड हटाओगे तो वहां से तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों में से पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। जल्दी से इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट चलते हैं।